हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषि छतवानी। आज अपन करेंगे सीबीएसई बोर्ड ने इस साल के लिए जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किए हैं ईयर 2021-22 के लिए, उन्होंने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किए हैं उनको अपन देखेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आता है कि गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स is shared by first, whereas in case of admission of partner it is shared by second. ओके, मुझे समझ ही नहीं आया क्या कहता है। तो इसने शुरुआत कहाँ से की कि रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, अब बात थोड़ी समझ आती है। क्या है रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है, अगर वो चेंज इन रेशियो का क्वेश्चन है, इफ इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू चेंज इन रेशियो, तो वो बांटा जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। यानी अगर एबीसी 3 पार्टनर हैं, उनके बीच में रेशियो चेंज होता है, तो जो भी रिवैल्यूएशन का नतीजा होगा वो एबीसी में जाएगा। और अगर ये एडमिशन का क्वेश्चन है और मान लेते हैं कि उनकी फर्म में कोई एक और बंदा आने वाला है, तो हम उसे शेयर नहीं देते। अब आप इसके ऑप्शन देखिए, रिमेनिंग पार्टनर, ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, तो उसका आंसर बी सही है। सर हमें समझ नहीं आया। देखिए, अगर चेंज इन रेशियो का क्वेश्चन है तो जो भी नतीजा रहेगा वो सारे पार्टनर्स में जाएगा, और अगर एडमिशन का क्वेश्चन है तो जो भी नतीजा रहेगा वो ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा, नए की उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। ठीक है, होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। चलिए, इसका आंसर बी है, मैं लिख देता हूँ बी। ठीक है, चलिए आगे और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है calculate the amount of second and final call when Abhijit Limited issues equity share of 10 each at a premium of 40% payable on application 3 on allotment 5 on first call 2। हमेशा याद रखिए, पहले आप क्वेश्चन को समझो कि एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा आप सेकेंड कॉल का अमाउंट बताओ। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि अभिजीत लिमिटेड के लिए अपने को सेकेंड कॉल का अमाउंट निकालना है। अब बेसिकली आपका जो इक्विटी शेयर है, वो है 10 रुपये का। ठीक है, इक्विटी शेयर है आपका 10 रुपये का। मैं पेन ले लेता हूँ। ओके, और अगर इसमें अपन 40% ऐड करते हैं तो टोटल होता है 14 रुपया। कंपनी को 10 + 4 14 लेना है। 14 में से 3 उन्होंने एप्लीकेशन पे ले लिए, 5 उन्होंने अलॉटमेंट पे ले लिए, 2 उन्होंने कॉल पे ले लिया, यानी 10 रुपये उन्होंने ले लिए। तो बाकी केवल 4 रुपये बचेगा। तो सेकंड कॉल के लिए आपका 4 रुपया बचेगा। आपको क्या करना चाहिए बेटा, जब आप ये क्वेश्चन में स्क्रीन पे आ जाता है तो आप क्या कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद ही समझिए। ठीक है, खुद ही समझो, खुद ही उसका आंसर करो। और नहीं समझ आ रहा तो फिर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप सुन लीजिए। इससे आपके हाथों हाथ, जैसे इसमें मान लीजिए 18-20 क्वेश्चन आएंगे तो आपके हाथों हाथ तैयार हो जाएंगे। चलिए, ठीक है, क्या था, 10 रुपये का शेयर था, 40% प्रीमियम था, 4 रुपये प्रीमियम हो गया, टोटल हो गया 14 में से कंपनी ने 10 रुपये ले लिया, तो बाकी 4 रुपये कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे लेगी। अगला क्वेश्चन आता है अनीश लिमिटेड। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है आपके सामने ना, अनीश लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स and pro rata allotment was made to the applicant of 2400 shares. If Dhruv has been allotted 40 shares, how many shares he must have applied for? आराम से देखिए, एक बार जब हम रीडिंग करते हैं, कोशिश करें समझ के रीडिंग करने की। तो एक कंपनी है, बेसिकली उन्होंने 2000 शेयर इशू किए हैं, बेसिकली 2000 शेयर इशू किए हैं, और उनके पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं 3000। ठीक है, लेकिन इन्होंने ना पूरी एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं किया। इन्होंने शायद उसमें से 600 को रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने केवल 2400 एप्लीकेशन को एंटरटेन किया। नाउ ध्यान दीजिए, 2400 एप्लीकेशंस को एंटरटेन किया। हमारे पास देने के लिए केवल और केवल 2000 शेयर्स हैं। अगर आप इसमें रेशियो बनाएंगे तो बनेगी 6:5। 6:5 का सिंपली मतलब है, जो आपको 6 के लिए अप्लाई करेगा आप उसे 5 शेयर्स देंगे,
whomsoever applied for 6 shares we will allot 5 shares only। इसका मतलब है अगर किसी के पास 5 शेयर्स हैं, इसे दोनों तरह से बोलना आना चाहिए। अगर किसी के पास 5 शेयर्स हैं तो उसके एप्लीकेशन 6 रहे होंगे, और अगर किसी के ने 6 के लिए अप्लाई किया है तो हमने उसे 5 शेयर दिए होंगे। अब यहाँ पे देखो, ध्रुव को हमने 40 शेयर्स अलॉट किए हैं। ध्रुव को हमने 40 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो इसका मतलब उसके एप्लीकेशन ज़्यादा रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा रहे होंगे तो कितने ज़्यादा रहे होंगे, इनटू आप कर देना 6/5, 40 × 6/5, देन यू विल सी कि उसने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो स्क्रीन काफ़ी ख़राब सा हो गया, बट बात यह है कि 40 शेयर जिसके पास हैं उसने डेफिनेट 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है सर, चलिए इस क्वेश्चन का अपन देख लेते हैं। ये थे ऑप्शंस, और सी इसका सही ऑप्शन है। सी इसका सही आंसर है कि उस बंदे ने हमें 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बरीश लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। Of these, 198,000 shares were subscribed. The amount was payable 3 on application, 4 on allotment, and the balance on the first call. If a shareholder holding 3,000 shares has defaulted on the first call, what is the amount of money received on first call? Okay, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वह CBSE बोर्ड ने बनाए हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो बिल्कुल सिंपल भी नहीं है तो बहुत टफ भी नहीं है। ठीक है, ये पार्ट ए चल रहा है। वैसे देखो, आपने 2 लाख शेयर पब्लिक को ऑफ़र किए थे। पहली बात तो आपका सारा शेयर बिका नहीं है, केवल और केवल 198,000 शेयर्स ही बिके हैं, यानी आपके पास इतने ही कस्टमर्स हैं, 198,000। अब आपने कहा कि हम एप्लीकेशन पे 3 रुपये लेंगे, अलॉटमेंट पे 4 रुपये लेंगे, यानी 7 रुपये हो गए। तो आपने बाकी का 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे लिया होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो 198,000 शेयर्स होल्डर हैं उसमें से 3,000 शेयर जिसके पास भी हैं, 3,000 शेयर मान लीजिए राहुल के पास है और वो हमें पैसे नहीं देता, तो इसका मतलब है हमें केवल 195,000 शेयर्स पे पैसा मिला, और वो पैसा हमें मिला 3 रुपये की रेट से। आई एम ट्राइंग टू से दैट 198,000 हमारे सब्सक्राइबर हैं, 3,000 उसमें से डिफ़ॉल्टर हैं, 195,000 ने हमें पे किया एट द रेट ऑफ 3, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 585,000 आएगा। तो हमें जो पैसा मिला है, जो पैसा हमें शेयर होल्डर से मिला है, क्योंकि इन्होंने पूछा ये है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, तो हमें फर्स्ट कॉल पे 585 मिला होगा। चलिए आगे बढ़ते करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर, डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, री इशू ऑफ शेयर्स, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। वेल, ये तो बहुत आसान बात है। देखिए, सबसे पहले कोई आदमी हमारे साथ धोखा करता है, सबसे पहले वो पेमेंट देने में चूक या गलती करता है, डिफ़ॉल्ट करता है, फिर हम उसे रिमाइंड कराते हैं, रिमाइंड कराने के बाद भी पैसा नहीं देता तो हम उसके शेयर फॉरफिट करते हैं। तो पहले होता है डिफ़ॉल्ट, देन होता है फॉरफिचर, उसके बाद होता है री इशू, और लास्ट में अगर हमारे पास कुछ प्रॉफिट होता है, अगर हमारा कुछ प्रॉफिट होता है तो दैट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका सीक्वेंस हुआ 2134, 2134, यस हियर इट इज़। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:1। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मशीनरी 40,000। If the value of machine reflected in the balance sheet is overvalued by 33%, find out the value of machinery to be shown in the new balance sheet. Options are 44, 48, 32, 30. Okay, पहले आराम से आप इस क्वेश्चन को समझो। देखो, अरुण और विजय पार्टनर्स हैं, उनका बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में मशीनरी इन्होंने 40 दिखा रखी है। अब होने को क्या है, मशीन हो सकता है 40 की ही हो सकता है आपने इसे ज़्यादा पे दिखा रखा हो, और हो सकता है आपने इसे कम पे दिखा रखा हो। ये लोग बदमाश हैं, इन्होंने मशीन को क्या कर रखा है, ओवर वैल्यू कर रखा है। देखो साफ लिखा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज़ ओवर वैल्यूड बाय, यहाँ पे होना चाहिए था 33 सही, 1/3%, 33
1/3%। इन्होंने ऐसे क्या कर रखा है, ओवर वैल्यू कर रखा है। सपोज करो अगर 100 रुपये की चीज़ है ना, अगर इफ़ इट इज़ एन आइटम ऑफ 100 रुपी, इन्होंने इसे 33.33 इन्फ्लेट कर रखा है, तो इन्होंने इसे दिखा रखा है 133.33 पे। ठीक है, तो जो हमें दिख रहा है वो इन्फ्लेट किया हुआ है, बढ़ा रखा है, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू दिखानी है। तो आप क्या करना सर, ये जो 40,000 रुपये आप देख रहे हो, दिस इज़ नॉट द रियल वैल्यू, दिस इज़ शोइंग 133.33 इंटू आप करेंगे 100 से, तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू सामने आ जाएगी। 40,000 डिवाइडेड बाय 133.33 मल्टीप्लाई 100, तो आपकी रियल वैल्यू सामने आएगी। अब अगर आप 33.33 का टेबल लेंगे ना, तो वो इसे कट करेगा 3 बार, और 33.33 का टेबल इसे कट करेगा 4 बार, यानी ऊपर 3 है नीचे 4 है। पूरा सॉल्व करने पे 30,000 आएगा। इसका आंसर सर डी ऑप्शन रहना है, 30,000। अगर मैं आपको समरी बताऊं तो उन्होंने 30,000 रुपये की चीज़ को 33.33% इन्फ्लेट करके 40 पे दिखा रखा है। तो अब से जब भी बैलेंस शीट बनेगी तो वो उसकी सही वैल्यू पे बनेगी, और वो सही वैल्यू है 30,000 रुपी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आंसर का डी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनरशिप की बात चल रही है, और जब हम सैलरी देते हैं तो सैलरी डीआर होता है, एक्सपेंस होने के नाते सैलरी डीआर होता है, और जिसे सैलरी मिलती है उसके कैपिटल अकाउंट में वो जाता है। ठीक है, करंट अकाउंट में नहीं जाएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो पार्टनर के कैपिटल में जाएगा। अगर मैं इसकी एंट्री लिखता तो इसकी एंट्री कुछ यूँ होगी, सैलरी डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब मैंने ऑप्शन देखने शुरू किए। पहले ऑप्शन में पार्टनर्स लोन को डीआर किया है, गलत। सेकंड में पीएनएल को डीआर किया है। थर्ड में पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डीआर किया है। चौथे में भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डीआर किया है। इन्होंने सैलरी को तो डीआर किया ही नहीं है। तो मुझे याद आता है कि इस एंट्री के बाद एक एंट्री और होती है जिसमें सैलरी राइट ऑफ होता है। पहली एंट्री में हम सैलरी देते हैं, दूसरी में उसे राइट ऑफ करते हैं, और राइट ऑफ जब हम करते हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की हेल्प लेते हैं। अब आप गौर कीजिए, पहली एंट्री में सैलरी डीआर हुआ, दूसरी में सैलरी सीआर हुआ, तो सैलरी से सैलरी कट हो गया, सैलरी से सैलरी कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा सर? फिर आपका बचा पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में टाइट कॉल है, बट इसका आंसर इवेंचुअली डी रहेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर ये क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता देन हमने पार्टनर्स करंट को चूज किया होता, बट इसमें फ्लक्चुएटिंग मेथड है इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल चूज होगा। तो डी इसका आंसर आएगा। देखिए बात ये नहीं है कि आप एक एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं और सही जा रहा है गलत जा रहा है, बात यह है कि आपका ये टॉपिक तैयार है या नहीं है। हर एमसीक्यू को आप एज अ चेक लिया करो कि ये चेक कर रहा है कि आपने वो टॉपिक देखा है या नहीं, यानी आपको पार्टनर को सैलरी देना, सैलरी को राइट ऑफ करना आता है कि नहीं, क्या आपको फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल का मेथड पता है, डिफरेंस पता है या नहीं। ये सब बातें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उस आंसर को करते समय, इसलिए वैसे एक एमसीक्यू बहुत कुछ चेक कर लेता है। दूसरी बात, ये तो आप समझते ही हैं, फिर भी एक एमसीक्यू में आप फेक नहीं कर सकते। जैसे एक डिस्क्रिप्टिव आंसर में तो क्या होता है कि आप 10 लाइनें लिखते हो तो 2 लाइनें आप यूं ही उसमें घुसा देते हो जो इररेलेवेंट होती हैं या टाइम पास होती हैं, लेकिन एमसीक्यू तो बहुत क्लियर कट होता है, तो ज़्यादा बेटर। इसीलिए कंपटीशन एग्जाम में एमसीक्यू होने का रीज़न ही ये है कि वहाँ बच्चे का पता लग जाता है कि उसको आता है कि नहीं आता है। ओके, चलिए तो इसका डी आंसर रहा। ओके, ये क्या बातें आपको पहले पता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ reconstitution of a partnership firm, recording of an unrecorded liability will lead to। देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैं अगर आपको बताऊं, अगर किसी का एडमिशन होता है, अगर किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे में अगर आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे,
एक ऐसी लायबिलिटी जो रिकॉर्ड में नहीं है और आप उसे रिकॉर्ड करोगे तो डेफिनेटली इट विल लीड टू अ लॉस, तो ये आपको लॉस करेगा। अब ये लॉस किसको करेगा? पहली बात तो ए ऑप्शन हो नहीं सकता, बी ऑप्शन कहता है लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यस, डेफिनेटली इट विल क्रिएट एंड लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं और सी का एडमिशन है, तो ये बात सी को नुकसान नहीं करेगी, इट विल हार्म ओनली ए एंड बी। चाहे गेन है, चाहिए पहले क्वेश्चन में भी आया था, आज के पहले क्वेश्चन में, चाहे गेन है चाहे लॉस है, रिवॉल्यूशन का जो नतीजा होगा वो ओल्ड पार्टनर्स ने बेयर करना पड़ता है या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने बेयर करना पड़ता है, नया उसे क्यों बेयर करेगा? ठीक है, तो इसका आंसर बी रहने वाला है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अब आपकी नॉलेज में आ गई है, यू हैव टू रिकॉर्ड दैट एंड इट विल क्रिएट एन लॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। E, F and G are partners sharing profits in the ratio of 3:2. According to the partnership agreement, G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profit every year, and any deficiency on this account is to be personally borne by E. The net profit for the year ended 31st March 2021 amounted to 312. Calculate the amount of deficiency to be borne by E. ओके, तो एक आसान क्वेश्चन है, तीन पार्टनर हैं जिनके नाम ई, एफ और जी हैं। हमने इस क्वेश्चन में जी को गारंटी दे रखी है। ठीक है, हमने जी को गारंटी दे रखी है और हमने वो गारंटी उसे दे रखी है 80,000। हमने उसे कह रखा है कि भाई आपको 80,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आप देखो इनका जो प्रॉफिट है वो है 3,12,000, 3,12,000, और अगर जी का शेयर देखें तो जी का शेयर है 2/8, जी का शेयर है 2/8। इससे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ऊपर 1 रह जाता है, नीचे 4 हो जाता है, और 4 का टेबल लगाएं तो 4 7 28, 4 8 32। यस, आज की सिचुएशन ये है कि जी का जो नेचुरल शेयर बन रहा है वो है 78,000, बट ही वाज गारंटीड फॉर 80,000। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि इसे गारंटी किसने दी? तो यहाँ पे लिखा है गारंटी का है अमाउंट पर्सनली बॉन्ड बाय ई, और लास्ट में इसने यही पूछा है कि जो डेफिशिएंसी रह गई, डेफिशिएंसी का मतलब क्या? जितना प्रॉमिस किया था और जितना उसे मिला है, प्रॉमिस किया था 80 और उसे मिला है 78, ये डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेगा? ई बॉन्ड करेगा। कितनी होगी? 2,000 रुपये। तो एक आसान मैथमेटिकल क्वेश्चन है, 2,000 का डेफिशिएंसी है एंड इन दिस क्वेश्चन इट विल बी बॉन्ड बाय ई। ओके, चलिए, फिर भी मैं मानूंगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज किए हैं, बिल्कुल एक ट्रू टेस्ट हो पाएगा अगर आप कर रहे हैं क्वेश्चन तो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन? बैलेंस इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 45,000। तो अगर आपने क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको ध्यान होगा, आपको एक बैलेंस शीट दी हुई होती है, उसमें वर्कमैन रिजर्व होता है लाइबिलिटी साइड में और वो अमाउंट है 40, और नीचे जो एक्चुअल क्लेम होता है वो दे रखा है विच इज़ 45,000। दैट मीन्स वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। हमारे पास जो रिजर्व है वो केवल 40 का है, 40 का है, और जो क्लेम आ गया मतलब हमने वर्कर के लिए रखा था कि वर्कर्स को कुछ फैक्ट्री में हो गया तो हमें देना पड़ेगा, तो हमें देना पड़ेगा 45। तो 5,000 का लॉस है और ये लॉस आपको रिवैल्यूएशन से कवर करना चाहिए, केवल 5,000। तो इसका आंसर सी रहने वाला है कि ये आप पूरा 45 की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 40 का प्रोटेक्शन है, 5,000 रुपये के लिए आपके पास नहीं है अरेंजमेंट, तो 5,000 रुपया आप रिवैल्यूएशन से ले लीजिएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट on the amount of additional capital advanced by him to the firm at a rate of, entitled for 6% per annum on their additional capital only when there are profits, entitled for 10% per annum on their additional capital, entitled for 12% per annum on their additional capital, not entitled for any interest on their additional capital। चलिए गौर कीजिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इनके बीच में पार्टनरशिप डीड मिसिंग है। अच्छा तो यह रहता कि पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होता, रिटर्न अग्रीमेंट, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। अब इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है नहीं। कमाल की बात यह है कि इसने एडिशनल कैपिटल लगाया है।
इसने और पैसा बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल और लगाया है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओरिजिनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता, एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा कि सर वो 6% पर एनम का रूल होता है, वो लोन के केस में होता है। अगर इसने एज अ लोन प्रोवाइड कराया होता तो फिर भी 6% पर एनम यानी ए ऑप्शन हो जाता। उसकी भी लैंग्वेज अलग होती है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो प्रॉफिट के केस में नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो फिर हमेशा होता ही होता है, तो ए भी फिर उसका सही आंसर नहीं होता। लेकिन अभी तो क्वेश्चन में बात यह है कि एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या, अगर उनके बीच में डीड नहीं है तो उसका सही आंसर डी है, नहीं, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसकी एडिशनल कैपिटल पे, सिंस देयर इज ओनली सिंगल रीजन, इनके बीच में पार्टनरशिप अग्रीमेंट मिसिंग है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन is necessary because their present value may be different from their book value। ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका आंसर डी लगने लगेगा। देखिए अभी कभी सोचो रिवैल्यूएशन होता क्यों है। हमको ये पता है कि जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो रिवैल्यूएशन होता है, रिटायरमेंट के केस में रिवैल्यूएशन होता है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू। तो बैलेंस शीट के अंदर जो बुक वैल्यू होती है और जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उनमें डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, फिर उससे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन रीज़न बनाने का वही है कि बुक वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में जो डिफरेंस चल रहा है उसको मिटिगेट करना, उसको ख़त्म करना। ठीक है सर, तो इसका आंसर डी लगने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एवरेज कैपिटल इन द फर्म इज 8 लाख रुपये, जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है वो 8 लाख है और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 180,000 है और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, देन द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज। ओके, अब आराम से आप समझिएगा। देखो आप कितना कमा रहे हो, तो आपका प्रॉफिट है 1,80,000 रुपया। अगर 10% की रेट को नॉर्मल रेट माने तो इसका मतलब है 18 लाख रुपए शुड बी आवर कैपिटल। 180,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारी कैपिटल 18 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन हमारी कैपिटल जो है वो 8 लाख है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बात यह है कि हम उतना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं जिसके लिए 18 लाख की ज़रूरत होती है सॉरी, लेकिन हमारी कैपिटल केवल 8 लाख है। दैट मीन्स 10 लाख रुपए हमारा गुडविल है। हम बहुत ही कम कैपिटल से काम चला पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी गुडविल है। आसान है पर मैं जल्दी से बोलता हूँ। 180 का प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल शुड बी 18 लाख, बट वी हैव कैपिटल ओनली 8 लाख रुपी, तो इसका मतलब है 10 लाख रुपए गुडविल है। ये आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन दो तरीके से होता है, एक सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, एक एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। अभी मैंने एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन वाले एंगल से आपको आंसर समझाया है। बाय द वे आप सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन तरीके से भी करते तो आपका आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज In which of the following situation Companies Act 2013 allows for issue of share at discount? हमें पता है कि कोई कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। कंपनी या तो पार पे इशू कर सकती है या प्रीमियम पे इशू कर सकती है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि कंपनी जब स्वैट इक्विटी शेयर देती है, कंपनी जब स्वैट इक्विटी शेयर देती है तो वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अब देखिए कंपनी अपने डायरेक्टर्स को या अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को अगर वो हमें कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड कराते हैं, या यूँ समझिए कि अगर वो लोग कंपनी के लिए बहुत अच्छा कुछ करते हैं तो कंपनी उनसे खुश होकर उनको डिस्काउंट पे शेयर, कम रेट पे शेयर ऑफर कर सकती है। तो स्वैट इक्विटी शेयर जो जनरली एम्प्लॉयज़ या लेबरर्स को दिए जाते हैं वो शेयर्स डिस्काउंटेड रेट पे यानी फेस वैल्यू से कम रेट पे दिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए
इसका आंसर सी लगने लगेगा। चलिए अगला देखते हैं। As per the section 52 of Companies Act 2013, security premium reserve cannot be utilized for writing off capital losses, issue of fully paid bonus share, writing off discount on issue of securities, writing off preliminary expenses। ठीक है, क्वेश्चन समझें। एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब है कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है। अगर 10 रुपये का शेयर है और कंपनी 15 रुपये चार्ज कर रही है तो 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो 5 रुपये का इस्तेमाल कहाँ होगा। तो उस प्रॉफिट में से ये जो एक्स्ट्रा वाला 5 रुपया है, इससे आप अगर बोनस शेयर देना चाहो तो दे सकते हो, यानी आप बोनस शेयर देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आपने डिवेंचर इशू किए हैं, उस पर किसी तरह का डिस्काउंट है या किसी तरह का एक्सपेंस है, तो आप उसको भी कवर अप कर सकते हैं। अगर कंपनी के फॉर्मेशन के समय जो एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, आप उनको भी कवर करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम देना चाहते हो, अगर आप रिडम्पशन पे प्रीमियम देना चाहते हो, तो उस प्रीमियम को भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से अरेंज कर सकते हो। और एक होता है बायबैक। बायबैक का मतलब होता है कंपनी अपने ही शेयर खरीद लेती है। तो 5 पर्पस होते हैं, उन 5 पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम इस ए पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप समझेंगे कि जहां एक्ट आ जाता है, कानून आ जाता है, तो आपको कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। आप अपने कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ नहीं कर सकते। ये सेक्शन 52 में लिखा हुआ है, तो आपको सेक्शन भी याद रखना है, उसके जो 5 यूज़ हैं वो भी याद रखने हैं, और ए वाले पॉइंट में यूज़ नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट असेट माइनस कैपिटल रिजर्व इज परचेज कंसिडरेशन, गुडविल, टोटल असेट, लिक्विड असेट। तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पहले आप इसको समझो। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में 40 लाख के असेट हैं, 10 लाख के लायबिलिटी हैं, तो इसका मतलब हुआ उसके 30 लाख के नेट असेट हैं। पहली बात, अगर किसी को बिजनेस लेना है तो 30 लाख में डील होनी चाहिए, लेकिन मान लो कि डील 28 लाख में हो गई। मान लेते कि डील 28 लाख में हो गई, तो इस 28 लाख को बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। और इन दोनों का जो गैप है, चूंकि खरीदने वाले ने कम में खरीदा है, 30 लाख का बिजनेस है, उसने 28 लाख में खरीदा है, तो 2 लाख का कैपिटल रिजर्व हुआ। तो अगर आप इसे फॉर्मूले के रूप में बनाएं, तो आपने अभी क्या बनाया, एक तरह से आपने बनाया कि नेट असेट माइनस परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। ये आपने फॉर्मूला बनाया, ध्यान से देखिए, नेट असेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। अब अगर अपन चीज़ों को इधर से उधर करें, कैपिटल रिजर्व को अपन इधर ले आएं और परचेज कंसिडरेशन को उधर ले जाएं, तो जो फॉर्मूला रिवाइज बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा, नेट असेट माइनस कैपिटल रिजर्व इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। तो होप मैं आपको समझा पाया थोड़ा बहुत। तो इसका आंसर सर परचेज कंसिडरेशन होगा, इसका आंसर ए होगा। गुडविल होता तो इसका इक्वेशन चेंज हो जाता, इसलिए पहले आप मेन केस को याद रखिएगा कि कोई बिजनेस में जितना असेट और लायबिलिटी होता है, उसका जो गैप होता है वो होता है नेट असेट, वो होती है ट्रू वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अब अगर आप ज़्यादा पैसा देते हैं, खरीदने वाला ज़्यादा पैसा देता है, तो उसे गुडविल कहते हैं। खरीदने वाला कम पैसा देता है तो उसे अपन कैपिटल रिजर्व कहते हैं उस गैप को। अगर से फॉर्मूले के शेप में रखें तो मैंने जैसे बताया कि नेट एसेट्स में से अगर आप पीसी को हटा देते हैं तो कैपिटल रिजर्व आता है। आप इस फॉर्मूले को इधर से उधर करेंगे, लेफ्ट साइड को राइट साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा नेट असेट माइनस कैपिटल रिजर्व इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। तो ठीक है, होप मैं आपको थोड़ा तो बता पाया। चलिए और देखते हैं। क्वेश्चन है कल्कि एंड कुमुद were partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3. On 1st April, they admitted Kaustubh as a new partner and the new ratio was decided 3:1.
Goodwill of the firm was valued at 360,000. Kaustubh could not bring any amount for goodwill. Amount of goodwill share to be credited to Kalki and Kumud account will be. Well, देखो पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में गुडविल है 3,60,000 और जो नए पार्टनर का रेशो है वो है 1/6, तो 60,000 उसे लाना चाहिए था पर वो नहीं ला पाया। खैर, अगर वो ले आता तो भी क्रेडिट मिलती सेक्रीफाइस करने वाले को, और अगर वो नहीं ला पाएगा तो भी क्रेडिट तो मिलेगी सेक्रीफाइस को। अब सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको ओल्ड में से न्यू हटाना पड़ेगा। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, कल्कि की बात करूं, तो उसका ओल्ड रेशो था 5/8 और उसका जो न्यू रेशो है वो है 3/6। आप ये कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ी यहाँ स्पेस कम है तो 48 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। आप पाएंगे इसने 6 पॉइंट का सेक्रीफाइस किया है। यू विल फाइंड कि जो पहली है कल्कि उसने 6 पॉइंट का सेक्रीफाइस किया है, और अगर आप दूसरे को देखेंगे तो उसका जो रेशो था 3/8 -2/6, तो उसका भी एक आएगा। तो जो भी आपका सेक्रीफाइस का रेशो बनेगा, अब आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो उस सेक्रीफाइस के रेशो में ये होगा। तो ये बात तय है कि 60,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 60,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके सेक्रीफाइस के रेशो में। एक का सेक्रीफाइस हम निकाल पाए थे, 8 6 6 5 30 एंड 6 8 यस, पहले का तो आ गया था 6/48, दूसरे का भी आएगा और फिर उस रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। तो देख लीजिएगा 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना उस रेशो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेश, श्री निकेतन and Srinivas are partners in the ratio of 5:3:2. If Sri Niketan's share of profit at the end of the year amounted to 150,000, what will be the Sarvesh share of profit? Well, 3 पार्टनर दे रखे हैं, उनका रेशो दे रखा है, और जो बीच वाला है, जो बीच वाला पट्टा है श्री निकेतन, उसके हिस्से में 150,000 आया है। नोटिस कीजिए, जो बीच वाला पट्टा है उसके हिस्से में 150 आया है। बेसिकली इनका रेशो 5:3:2 था और ये बीच वाले के हिस्से में आया है, तो सर्वेश के हिस्से में तो डेफिनेटली ज़्यादा आएगा क्योंकि इनका रेशो था 5:3:2। बीच वाले के हिस्से में अगर 150 आया है तो पहले वाले के हिस्से में तो डेफिनेटली ज़्यादा आएगा। तो आप ऐसा करना 150,000 इंटू 5/3, 150,000 इंटू 5/3 करने पे 2.5 लाख आ जाएगा। तो हिज शेयर मस्ट बी 2,50,000। आप चाहो तो पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लो, टोटल प्रॉफिट निकालोगे तो 5 लाख आएगा, उस 5 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और आप चाहो तो सेकंड पट्टे की हेल्प से फॉर्मूला अप्लाई करके फर्स्ट पट्टे का प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये हो जाते हैं पूरे क्वेश्चन। ठीक है सर, और होप आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। इन क्वेश्चंस को कीजिए। अभी इसके अंदर 2 वीडियोस और हैं बैक टू बैक, जो क्वेश्चन उन्होंने रिलीज़ किए थे। तो 18 क्वेश्चन एक बार, 18 क्वेश्चन दूसरी बार, और फिर कुछ क्वेश्चन और हैं तो उनको अपन करेंगे। चलिए ठीक है, अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अच्छे लग रहे हो वीडियो, और भी वीडियोस इस तरह के देखने हो चाहते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।